नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन का अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये पहला प्रश्न है। अलीनगर की संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी? तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, मीर जाफर कौन था? तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। बाद में वह अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बन गया। अगला प्रश्न है, मीर कासिम कौन था? तो मीर कासिम मीर जाफर का जमाता था। सन 1760 ईस्वी में वह अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बना था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1748 से 1754 ईस्वी तक इसका रहा और ये क्या हुआ था? तो ये हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्यों की गद्दी के संदर्भ में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी का परिणाम क्या हुआ था? तो बंगाल की मीर कासिम की पराजय से अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत हो गए थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए क्या उपाय किए थे? तो अंग्रेजों ने राजाओं और नवाबों के बीच कुरुचक्र फूट डाला, आपस में लड़ाना आदि तरीकों को अपनाया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नजर रखने के लिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट बनाया था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते थे। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बना? तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना और अपने दोहरे शासनकाल का अंत किया था। अगला प्रश्न है, विलियम बैटिक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सन 1828 ईस्वी में विलियम बैटिक गवर्नर बना। उसने जन कल्याण के कार्यों की ओर अपना ध्यान दिया। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप को समझाइए। इस महाद्वीप में 48 देश हैं। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे छोटे देश मालदीव व सिंगापुर तथा सबसे बड़े देश रूस है। और अगला प्रश्न है, वनों के प्रकार बताइए। तो विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला वन है भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वन। अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय वन और चौथा है शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन और पांचवा प्रकार है वन का शीत कटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। अगला प्रश्न है, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो कंगारुओं का देश है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात पिरामिड कहाँ है? तो विश्व विख्यात पिरामिड है मिस्र में। अगला प्रश्न है, यूरेशिया से आपका क्या अभिप्राय है? तो यूरोप तथा एशिया को मिलाकर यूरेशिया बना है जिसे हम यूरेशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय है जिसकी ऊंचाई वर्तमान में लगभग 8,850 मीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय जलवायु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में कृषि होती है? तो भारत में कुल क्षेत्र लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। अगला प्रश्न है, संसार में शक्ति के साधन क्या क्या हैं? तो विश्व में प्राकृतिक शक्ति के साधन 3 हैं, कोयला, खनिज तेल तथा जल शक्ति। अगला प्रश्न है कि परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो परिवहन के मुख्य 3 साधन हैं, थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन।
अगला प्रश्न है, जल परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जल परिवहन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक जल मार्ग, दूसरा है नहर जल मार्ग और तीसरा है सामुद्रिक जल मार्ग। अगला प्रश्न है, वृक्षों के 2 महत्व दर्शाइए। तो वृक्ष का जो महत्व है, वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। दूसरा है वृक्ष मृदा अपरदन को रोकते हैं। तीसरा उपाय है हमें फल देते हैं। और अगला प्रश्न है, स्थल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो धरातल पर आने जाने के साधनों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़क तथा रेल मार्ग आते हैं। अगला प्रश्न है, रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत में रेल मार्ग का मुख्य साधन है। वर्तमान में भारतीय रेल की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो जहां नाव, स्टीमर, पानी की जहाज चलते हैं वहां जल मार्ग होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग कौन से हैं, बताइए। तो भारत के 3 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। गंगा नदी पर इलाहाबाद व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुरी के बीच 891 किलोमीटर और चौथा है तीसरा है केरल में कोल्लम कोट्टमपुरम खंड 205 किलोमीटर। ये 3 महत्वपूर्ण जलमार्ग है राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, समुद्री जलमार्ग से क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो समुद्री के चारों रास्ते से यात्रा करने एवं माल को ढोने का कार्य करना समुद्री मार्ग कहलाता है। भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्री जलमार्ग से ही होता है। अगला प्रश्न है, बंदरगाह इनकी पत्तन किसे कहते हैं। समुद्र का कटा फटा सुरक्षित स्थान जहां पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारा व चढ़ाया जाता है, वह बंदरगाह या पतन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कृषि से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलों का उत्पादन करना ही नहीं होती, बल्कि पशु पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेश कीट पालन और बागवानी तथा मत्स्य पालन से भी होता है। अगला प्रश्न, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। तो गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि खाद्यान्न फसलें हैं। अगला प्रश्न है, नकदी फसलें में कौन कौन सी आती हैं। तो नकदी फसल में गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, औषधीय पौधे आदि नकदी फसलें आती हैं। अगला प्रश्न है, पेय तथा बागवानी फसलें कौन सी हैं। तो ये है चाय, कहवा, रबर, गरम मसाले आदि पेय एवं बागवानी फसलें में आती हैं। अगला प्रश्न है, रबी की फसलों का वर्णन कीजिए। तो समय जो है सर्दी के प्रारंभ में बुआई होती है इसकी और गर्मी के शुरुआत में इसकी कटाई कर ली जाती है। जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई आदि ये सभी रबी फसल होती हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलों का वर्णन कीजिए। तो जो इसका समय होता है ये वर्षा के प्रारंभ में इसकी बुआई कर दी जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में इसकी कटाई होती है। इसमें धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि आती हैं। अगला प्रश्न है, जायद की फसलों का वर्णन कीजिए। तो इसका समय है मार्च से अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है। जैसे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी तथा सब्जियां आदि इसमें आती हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों के कोई 5 महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला है समस्त उद्योग धंधों का आधार, दूसरा है परिवहन के साधनों का विकास, तीसरा ऊर्जा शक्ति के साधन, चौथा है देश की सुरक्षा में योगदान और पांचवा है खनन से लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना।
अगला प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो पहला है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा जियोथर्मल ऊर्जा, तीसरा गोबर गैस और चौथा है सौर ऊर्जा तथा पांचवा है परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, हिमालय के महत्व पर कोई दो वाक्य लिखिए। तो हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है, पहला हो गया। और दूसरा है, हिमालय पर्वत उत्तरी विशाल मैदान में बहने वाली नदियों का जल स्रोत होता है। और चौथा जो है महत्व है वो यहाँ पे औषधियाँ भी मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर के विशाल मैदान को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि पहला है सिंधु नदी का मैदान जिसे सिंधु द्रोणी कहते हैं, दूसरा है गंगा का मैदान जिसे गंगा द्रोणी कहा जाता है, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसे ब्रह्मपुत्र घाटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है और बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्यूमिनियम अलग कर लिया जाता है, जिसका उपयोग वायुयान, विद्युत तार, फर्नीचर तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज क्या है? तो यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका अधिकतर प्रयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। भारत मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, अभ्रक से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो आपने गुलाल अबीर में चमकीला पदार्थ उड़ते हुए देखा होगा, यह पदार्थ अभ्रक है। भारत विश्व का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक करता है। अगला प्रश्न है, कोयला क्या है? तो कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से निकाला जाता है तथा ऊर्जा के रूप में ईंधन भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खनिज तेल से क्या समझते हैं आप, इसको समझाइए। तो खनिज तेल अवसादी शैलों में रंध्रों यानी कि छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस से क्या तात्पर्य है? तो प्राकृतिक गैस के स्थल सागर तथा महासागर के तैलीय भागों में पाए जाते हैं। इसको मशीनों के द्वारा निकाला जाता है और इसका उपयोग गैस चूल्हा जलाने, बिजली उत्पादन तथा मोटर इंजन चलाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग की स्थिति को समझाइए। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हमारी लोकसभा में 543 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, संसद के अधिवेशन पर प्रकाश डालिए। तो संसद के 4 अधिवेशन हुए हैं, बजट अधिवेशन, ग्रीष्म अधिवेशन, वर्षाकालीन तथा शीतकालीन अधिवेशन। एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के क्या क्या कार्य होते हैं? तो पहला कार्य है कानून बनाना, दूसरा है मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखना, तीसरा है जनता पर कर लगाने तथा व्यय करने का निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह एक अस्थायी सदन है, यह सदन कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता होनी है? तो राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष हो और किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए तथा लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। अगला प्रश्न हो कि राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो कार्यपालिका संबंधी अधिकार है, कानून निर्माण संबंधी अधिकार है इसको, और न्याय संबंधी अधिकार है, और वित्तीय अधिकार है, और पांचवा है संकटकालीन अधिकार है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का क्या आशय है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दलों का नेता होता है, इसीलिए वह देश का नेतृत्व करता है तथा देश विदेश में पूरे राष्ट्र का नेता माना जाता है। अगला प्रश्न, एक न्यायाधीश की योग्यता बताइए। तो वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा है कि
62 वर्ष से अधिक उसकी उम्र ना हो और 10 वर्ष का उसे न्यायिक अनुभव होना चाहिए। अगला प्रश्न है कर। कर कितने प्रकार के होते हैं? तो कर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई? तो ये है बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध हुआ था हुमायूं शेर शाह के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। और अगला प्रश्न है कि जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? तो तुझुके ए जहांगीरी था। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Wow.